नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, भारत की संसद दो हिस्सों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कहा जाता है, लोकसभा हर 5 साल में निर्वाचित होता है, वहीं राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होता, या आप कहें हमेशा चलते रहता है, क्योंकि राज्यसभा में एक बार सारे मेंबर रिटायर्ड नहीं करते। हर 2 साल में एक तिहाई मेंबर रिटायर्ड करते हैं और उतना ही मेंबर एक बार आ जाते हैं। तो इसी बात पर, क्योंकि अभी अगले ही महीने मार्च और अप्रैल में राज्यसभा का इलेक्शन है, जिसमें तकरीबन 37 मेंबर को चुना जाना है, जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे शरद पवार का नाम है, प्रियंका चतुर्वेदी का नाम है, बिहार का इलेक्शन है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, तमिलनाडु का इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है। मतलब हर वो चर्चित नाम, हर वो चर्चित दल, जैसे बिहार में आज के डेट पर आरजेडी और कांग्रेस के पास पूरा संख्या नहीं है, तो आखिर उनका क्या होगा। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं प्रणय जी को आमंत्रित करता हूं। प्रणय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार तो मनीष जी और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मेरा प्रणाम। धन्यवाद। तो प्रणय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये राज्यसभा और लोकसभा, ये दो सदन बनाया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और राज्यसभा में लोग डायरेक्टली चुन के आते हैं, या उनका चुनाव कैसे होता है। वेल, एक अंग्रेजी में शब्द होता है कंटिंजेंसी। तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक अपर हाउस जो है वो कंटिंजेंसी हाउस है। कभी भी ऐसा हो जाए कि लोकसभा भंग हो गया है और सरकार जो उस समय है उसको जरूरत पड़ गई कि नहीं नहीं, हमें एक चर्चा चाहिए, तो लोकसभा तो नहीं रहेगा उस समय। पर ये हुआ नहीं है कभी भारत के पिछले 75 सालों में। पर हाँ, ये एक चीज हुआ। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, कि लोकसभा का नंबर ऑफ मेंबर सीमित है। तो हमारे को था कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उनकी और आवाज सदन के अंदर उठाए जा सके, उसके लिए और लोगों की जरूरत हो, तो एक और तरीका जिससे कि स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसीलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। उसमें राज्य को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे बिहार के लिए है कि यहाँ से 16 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और अलग अलग राज्यों, हमारे देश में पॉपुलेशन के आधार पर ये सीट का बंटवारा किया गया है। कई जगह पे दूसरे तरीके होते हैं, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों में भी इस तरह की परिकल्पना है, और वहां पे सीनेट या कांग्रेस इस तरह से कहते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। और हमारा भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, और उसको हमने कहीं से बोरो ही किया है। और अलग अलग जो भी बेहतर हो सकता था वो हमने बोरो करके, तो हमने भी अपर हाउस का कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में राज्यसभा। और पॉलिसीज, बिल्स, लेजिस्लेशंस में उनका भी अहम रोल है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसेंसस बिल्डिंग हो सके किसी पॉलिसी को वाकई में एकदम से एक्ट बनाने में, या उसको जो भी, चाहे वो अमेंडमेंट हो या नया बिल्कुल एक्ट ही बनाना हो, जितना ज्यादा समग्र तरीके से उस पर चर्चा होगा बेहतर होगा, और लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी होता है। अब समझ लीजिए बिहार से 40 लोग जाते हैं लोकसभा, 16 उसमें और जोड़ दीजिए, मतलब जो बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या है, उसकी आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 40 + 16, मतलब 56 लोग हैं। चलिए। अभी जैसे आप बता रहे थे कि बिहार में भी कुछ लोग हैं, उनमें से तो सबसे जो बड़ा नाम है वो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो उनका भी टर्म खत्म हो रहा है। वो भी नेक्स्ट टर्म के लिए इस बार चुनाव मैदान में रहेंगे।
जी। तो इसी पर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। कि जनरली बोला जाता है कि जो उच्च सदन है या राज्यसभा में है, यहाँ पर ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं और किसी भी बिल पर, किसी भी मुद्दा पर काफी अच्छा चर्चा होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जब भी एज ए कंसेप्ट ये सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए, तो वाकई में यही था कि यहाँ, और इसलिए यहाँ इस सदन में जाने के लिए जो तय उम्र सीमा है, वो भी 25 साल नहीं है, वो 35 साल है, कि थोड़ा ज्यादा मच्योर ब्रेन वहां पहुंचे, और जो वहां पे चर्चा हो वो थोड़ा ज्यादा क्वालिटी लेवल हो। और ये सोचकर ही बनाया गया था, और इसलिए अंतर रखा गया है उम्र का। क्योंकि लोकसभा में तो कोई जो 25 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का है वो भी जा सकता है, पर आप राज्यसभा नहीं जा सकते। तो ये बात तो है कि वहां पे जो डिबेट, स्पीचेस जो होना चाहिए था, उसका स्तर यही रखकर किया गया कि मैच्योर ब्रेन पहुंचेंगे तो कुछ चीजें जो लोकसभा से छूट जाए वो वहां जाकर उसमें कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। इसलिए अगर कोई भी पॉलिसी, बिल, कुछ भी, अभी जैसे सबसे जो करंट है, वो आप बात कर सकते हैं बजट के बारे में। पेश तो हुआ लोकसभा में, पर उस पे चर्चा जो है लोकसभा के बाद या साथ साथ कंकरेंटली राज्यसभा में भी चल रहा है। और जो सबसे, हर एक बिंदुवार, पॉइंट वाइज सब पे चर्चा होगा, और जो सबसे बढ़िया चीज निकल कर आएगा सबका समावेश करके, फाइनली बजट सेशन कंप्लीट होने से पहले पहले वो आ जाएगा। जो ये मंथन की प्रक्रिया और अच्छा चीज बाहर निकल कर आए, इसीलिए एक और कंसेप्ट इसलिए भी है यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का 12, कि भाई हर कोई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने किसी एक क्षेत्र में अपना समय दिया हो, तो वो शायद इलेक्शन ना लड़ पाए या कभी जीत भी ना पाए, पर उनका भी रिप्रेजेंटेशन के बारे में खास तौर से ध्यान रखा गया है। जो अ, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के ज्ञानी रहे हो, चाहे वो कला हो, लिटरेचर हो, या अलग अलग और भी। अभी तो अगर एग्जाम्पल दिया जाए, पहले तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को कभी दिया नहीं जाता था, पर 2000 पिछले 10 सालों में मैं कहना चाहूंगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भी, कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी यहाँ जगह मिला है पिछले कई तो वर्षों में। इस बार तो जैसे मीनाक्षी जैन है, और भी बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट किया गया है, तो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, अब समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पहले एक बात बोल देता हूँ, फिर अगले सवाल पर आता हूँ। कि जैसा आपने बोला कि उस सदन में अच्छा चर्चा हो, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। तो इसके चक्कर में वो चर्चा नहीं हो पाती है जो एक्चुअल में चर्चा होना चाहिए। खैर, हमारा दूसरा मुद्दा है। अभी जो अगले महीने में राज्यसभा में इलेक्शन होना है, तकरीबन 36-37 सीट पर। तो इस पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी और जो पूरा विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, या जो भी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तो अभी का जो 37 में तकरीबन 12 बीजेपी के सांसद रिटायर्ड होने वाले हैं, 25 टोटल विपक्ष के। तो क्या यही सिनेरियो रहेगा, या विपक्ष से कुछ मुद्दा कटेगा? जिस तरीके से बिहार में कम सीट आई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है इस समीकरण में कुछ छेड़छाड़ होगा? और अगर होता है, जैसे शरद पवार का नाम लिया, प्रियंका चतुर्वेदी का नाम लिया आपने, हरिवंश जी का नाम लिया, तो इसमें क्या संभावना आपको दिखता है? वेल, जैसे हमने कहा कि ये हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, तो ठीक है। अगर विपक्ष के पास राज्यों में कम एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या घट जाएगी।
और जो एनडीए, जो अभी भारत सरकार वाला पक्ष है, उनके पास अगर एमएलएज, विधायक, इन सभी राज्यों में ज्यादा ज्यादा हैं, तो उनका नंबर बढ़ जाएगा राज्यसभा में। और जो आने वाले समय में बिल्स या कोई एक्ट बनाना होगा तो राज्यसभा में उस पर्टिकुलर बिल को पास कराना आसान हो जाएगा भारत सरकार के लिए। ये तो सरकार के लिए अच्छी बात है। हाँ, विपक्ष का कुछ आवाज कम हो सकता है, पर यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि आप और काम कीजिए, ताकि आपके राज्यों में ज्यादा विधायक हो सकें। अगर आप जो लोक सरोकार से मुद्दे हैं, जुड़े हुए मुद्दे, उन पे जोर से अपनी बात लोगों तक रखिए, और ट्राई टू कन्विंस द वोटर्स, क्योंकि यह सब कुछ अंक गणित, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। अगर विधायक कम तो राज्यसभा में आपके सांसद कम हो जाएंगे। राज्य का तो प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरे दल का जो व्यक्ति है वो उस राज्य का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आते हैं साउथ इंडिया से, पर वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजस्थान से। तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, और आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला फंड है, बस उसको आपको सिर्फ उसी राज्य में खर्च करना होता है, जो एलोकेट किया जाता है हर साल। तो तो ये इसी अच्छी पर, बात है। हाँ, इसी पर मेरा जो अगला सवाल है, जो बोला जाता है राजनीति के चाणक्य, जबकि वो चाणक्य है या नहीं मुझे इस पर भी संदेह है। शरद पवार ये राजनीति के चाणक्य है, राजनीति के चाणक्य है, तो पिछले 20 सालों में उन्होंने पार्टी बनाया, लेकिन वो अपना एनसीपी बना के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, ना ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हो सके। तो उन्होंने परसेप्शन तो क्रिएट किया राजनीति के चाणक्य। अब ये राजनीति का जो चाणक्य है इस बार राज्यसभा जा पाएगा या नहीं, क्योंकि उनके पार्टी के पास वो संख्या बल नहीं है। तो आपको क्या कहना है इस चाणक्य के बारे में? किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना, शायद ये मंच काफी बड़ा है, पर फिर भी आपने सवाल किया है तो बताता हूं कि हर चीज का एक समय होता है। तो मेरा तो मानना है कि जिस उम्र के पड़ाव पर पवार साहब हैं, अब उनको अगली पीढ़ी को गाइड करिए। आप राज्यसभा मेंबर नहीं भी रहेंगे फिर भी आप इस देश के जाने माने नेता हैं। जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा जाएंगे तभी आप लोक सरोकार का काम कर सकते हैं। आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है। आप चाहते हैं आम जनता का जीवन बेहतर हो, तो दूसरे तरीकों से भी आप काम तो कर ही सकते हैं। और जहां तक आपके परिवार से, अभी भी इस समय दो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, खुद आपकी बेटी लोकसभा में, और जो अभी स्वर्गीय अजीत पवार साहब की उनकी जो वाइफ है वो राज्यसभा में है। और जो वो वाला धड़ा है एनसीपी का, उसके पास शायद अभी भी इतने एमएलए होंगे कि वो किसी नए व्यक्ति को भेज सकता है राज्यसभा। तो कहने के लिए ठीक है, आप कांग्रेस से अलग हो गए और आपको लगा कि अब ये विचारों और मतभेदों को साइड में रखें। लोक कल्याण के लिए आप काम करते रहिए, जिसने आपको पूरे भारत में एक पहचान दिलाई है। और लोग आदर से आपको, जैसे मनीष जी हैं, आपको उनको चाणक्य की उपाधि दे रहे हैं इस समय के। ठीक है, सबका दौर होता है, उनका भी दौर था। पर सिर्फ राज्यसभा जाना आपका इस समय मुझे लगता है उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल, तो इस बार आपके अनुसार विपक्ष की संख्या घटने वाली है? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था अंक गणित के बारे में, तो अगर एमएलएज कम हो जाएंगे तो सही बात है, आप नहीं भेज पाएंगे। आप
ना नुमाइंदा हाउस ऑफ एल्डर्स में। लेकिन ठीक है, जो भी पार्टी का जाए है तो उसी राज्य का वो व्यक्ति, और वो उसका क्या, ठीक है अभी लोग कुछ अलग तरीके से राज्यसभा का मेंबर हो जाना या लोकसभा का मेंबर हो जाने के बारे में सोचते हैं, पर मूल कारण आप क्यों जा रहे हैं वहां, ये कभी नहीं भूलना है। आप लोक सरोकार, लोक कल्याण, उनके बारे में सोचकर ही उनकी आवाज आप हैं वहां पर, ये हमेशा ध्यान में रखना हो। पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, क्योंकि वो एक जो मंच है ना, बोलते हैं ना पंचायत से पार्लियामेंट, वो सबसे बड़ा मंच है। और उसको ठीक है, पिछले कुछ समय में कई बार राज्यसभा बिना किसी चर्चा के अडजर्न हो जाता है, लेकिन और उसमें बहुत समय और संसाधन, जिसको आप रुपयों में तोल सकते हैं, उसका बहुत ध्यान रखे बगैर सोचते नहीं है। और एमपीस पर ठीक है, आप मुद्दों को उठाइए, सशक्त तरीके से उठाइए, चाहे वो बिहार का मुद्दा हो या महाराष्ट्र का या उत्तर प्रदेश का। मैं इन तीन राज्यों का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये घनी आबादी और ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, और अ, ये बहुत डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो ये जो तीन राज्य हैं बहुत ज्यादा आबादी वाले, इनको आप भले यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग स्तर पे है, पर बहुत जरूरी है इन तीनों राज्यों का। अगर हमें 2047 विकसित भारत जो कल परिकल्पना किया है इस सरकार ने, इन तीनों राज्यों के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर बेहतर कीजिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हो सके, और ऐसी पॉलिसीज पास करे हमारी पार्लियामेंट, जो कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हार्नेस, 100% तो नहीं हो सकता पर मैक्सिमम किया जा सके, ऑप्टिमम लेवल तक। क्योंकि जब युवा अपना समय, स्किल और श्रम पूरी तरह से झोंक देगा ना, तभी हमारा भारत विकसित होगा। ऐसे सिर्फ बातचीत करने से नहीं। सिर्फ एआई आपको विकास के मार्ग पे नहीं ले जाएगा, अच्छी बात है, वो एक टूल है। एआई जो माध्यम कहते हैं, अगर हमारा युवा ज्यादा से ज्यादा उसको समझ सके और उसके सहायता से सृजन कर सके, चाहे वो रोजगार का हो या किसी कंसेप्ट का हो, आइडियाज जिसको कह सकते हैं, इनोवेशन, बहुत जरूरी है। तो राज्यसभा बहुत ही अहम अंग है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और चर्चा जो है वहां पे थोड़े हायर लेवल की एक्सपेक्टेड है। और हमारा अपेक्षा रहेगा राजनीतिक दलों से भी कि वो वैसे लोगों को चुनने के लिए अपना उम्मीदवार बनाए जो तर्क संगत तरीके से वो अपनी बात रखें, और युवाओं की आवाज, उनकी अपेक्षाओं को भी वहां रख सकें, बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से, बहुत जरूरी है वो। हमें ये समझना पड़ेगा राज्यसभा। तो धन्यवाद प्रणय जी, आपने राज्यसभा लोकसभा दोनों में किस तरीके से काम होता है, कैसे चुनाव होता है और उसकी महत्व क्या है, ये सारा चीज बताया। और जो इमीडिएट अभी इलेक्शन होने वाला है जिसमें विपक्ष, जो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तो जहां पर संख्या बल कम होगी तो उनका प्रतिनिधित्व ऑब्वियस सी बात कम होगा। हम एकक पार्टी, एकक व्यक्ति पर डिस्कशन नहीं किए, लेकिन ओवरऑल जो अभी
भारतीय जनता पार्टी का 12 रिटायर्ड हो रहे हैं, तो 12 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और उसके बाद लगता है अगला 5-6 सीट या 8-9 सीट वो जीत सकते हैं। और वहीं पर विपक्ष जो 25 है उसमें 5-6 घटने का 100% संभावना है। तो आपने प्रणय जी कीमती समय निकाला, बिल्कुल। उसके लिए धन्यवाद। और हम अगले बार कभी भी आपका कीमती समय फिर से लेंगे, ताकि आप हमारे दर्शकों को ये सब बातें बता सके। जब तक, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी।